नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम मोहब्बत की खामोशी एक दर्द भरी प्रेम कहानी का दूसरा भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। सुबह का वक्त, राजस्थान एयरपोर्ट, जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट से एक 24 साल की लड़की बाहर आ रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे। उसने किसी को कॉल किया। उधर से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कॉल उठाया। उस लड़की ने कहा, राजावत जी, हम आ गए हैं, राजस्थान। हम जयपुर में हैं, हमें लेने के लिए गाड़ी भेजिए। लड़की कोई और नहीं, मीरा थी। उधर से राजावत जी ने कहा, जी राजकुमारी जी, हम आपको लेने के लिए खुद आ रहे हैं और आपके रहने का इंतजाम जयपुर में कर दिया है। मीरा ने बस इतना ही कहा। इतना कहकर मीरा ने फोन रख दिया। क्या कुछ कदम चलकर मीरा एयरपोर्ट से बाहर आ गई और अपने दोनों हाथ फैलाते हुए जोर से कहा, हम आ गए हैं इस राजस्थान की हवा बदलने के लिए और अपना बदला लेने के लिए। 7 साल पहले जो कुछ भी हमारे या हमारे परिवार के साथ हुआ, उसका पूरा हिसाब लेने आ गई हूँ। सभी एयरपोर्ट में आने जाने वाले लोग मीरा की तरफ भी देख रहे थे। उन्हें मीरा थोड़ी पागल सी लग रही थी जो ऐसे कर रही थी, पर उन्हें क्या पता था मीरा इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। उसने अपनी जिंदगी के 7 साल कैसे काटे होंगे, यह उसे ही पता है। इन 7 सालों में मीरा पल पल घुटी है। अपने भाई की हालत, अपनी माँ पापा की मौत, अपनी बहन को संभालना और तो और आर्यन का उससे जबरदस्ती शादी करना, यह सब उसके दिमाग में ऐसे चल रहा था जैसे कि फिल्म हो। पर उसने अपनी किस्मत को कभी कोसा नहीं। पर जो आग जो 7 साल पहले उसके सीने में दग कर लग रही थी, आग वो आर्यन ने जबरदस्ती शादी करके उसे ज्वालामुखी में तब्दील कर दिया था। तभी मीरा के सामने एक ब्लैक कलर की BMW आकर रुकती है और उसमें से एक 50 साल का व्यक्ति निकलता है और मीरा के हाथ जोड़ते हुए कहता है, खंभा खड़ी राजकुमारी सा। मीरा ने भी अपनी हाथ जोड़कर शालीनता से कहा, खंभा खड़ी राजावत जी। राजावत जी का पूरा नाम गोपाल सिंह राजावत है। गोपाल सिंह राजावत मीरा के पिता के सबसे वफादार आदमियों में से एक हैं। गोपाल सिंह ने कहा, राजकुमारी जी, चलिए गाड़ी में बैठिए, हम आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देते हैं। मीरा ने भी हाँ में सिर हिला दिया और जाकर गाड़ी में बैठ गई। गोपाल जी भी गाड़ी में जाकर बैठ गए। ड्राइवर ने हवेली चलने के लिए कह दिया। वहीं कार हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट से बाहर जयपुर की सड़कों पर चलने लगी। मीरा गाड़ी में बैठी हुई थी और वह खिड़की के बाहर देख रही थी। फिर उसने कुछ सोचते हुए गोपाल जी से कहा, गोपाल जी, आपने पता किया कि आर्यन की शादी कब है? गोपाल जी ने मीरा का सवाल सुनते हुए कहा, जी राजकुमारी जी, हमें पता चला है कि 10 तारीख को उनकी शादी है, आज से 9 दिन बाद, और आज 4 दिन बाद उनकी सगाई है। और सगाई में और शादी में पूरे राजस्थान को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि राजस्थान के राणा सा मतलब आर्यन के पिता जगत सिंह राठौर के बाद आर्यन की राजगद्दी का वारिस होगा आर्यन ही, और राजस्थान की सियासत पर राणा सा की पदवी भी वही संभालेंगे। इसलिए सगाई और शादी में पूरे राजस्थान को आमंत्रित किया गया है। बड़े बड़े राजघराने को निमंत्रण भेजा गया है और राजस्थान की आम जनता भी उसमें शामिल हो सकती है। मीरा ने उनकी बात सुनी, फिर कहा, अलवर जाने की तैयारी कर लीजिए। हम 4 दिन बाद अलवर जाने वाले हैं, क्योंकि अब अलवर को भी उसकी असली कुंवर रानी से मिलना होगा और होने वाली हुक्मरानी से भी। यही सही मौका है आर्यन सिंह राठौर को उनके किए की सजा देने का। इतना कहकर मीरा शांत हो गई। गाड़ी में फिर से शांति छा गई। वहीं दूसरी तरफ अलवर महल में आज से सगाई और शादी की तैयारियां चालू हो गई थी। महल को सजाया जा रहा था, उसमें फूल और लाइटिंग लगाई जा रही थी। करीबी रिश्तेदारों का भी आना चालू हो गया था। वहीं पत्रलेखा जी, माधुरी जी बहुत खुश थे, पर आने वाले खतरे का कोई अंदेशा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि सगाई बड़ी धूमधाम से होगी, पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजता है और फोन पर संग्राम का नाम फ्लैश हो रहा था। आर्यन ने फोन उठाया और संग्राम से कहा,
कुछ पता चला उन दोनों का? संग्राम ने दूसरी तरफ से कहा, कुंवर सा, हमें उनके बारे में कुछ पता तो चला है। आर्य ने बेसब्री होते हुए कहा, बताइए क्या पता चला है? संग्राम ने कहा, कुंवर सा, दोनों बहनें मतलब मीरा जी और निकिता जी अभी इंडिया में नहीं है। हमने उनके घर की पास की फुटेज निकाली और गाड़ी का नंबर नोट किया तो गाड़ी अहमदाबाद के लिए निकली थी और वहां से गाड़ी कहीं नहीं दिखी। तो हमने उस गाड़ी के बारे में अहमदाबाद पुलिस से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यह गाड़ी अहमदाबाद के बड़े से हॉस्पिटल में रुकी थी और वहां से उन दोनों को उतार कर कहीं चली गई। फिर हमने वह हॉस्पिटल में भी पूछताछ की तो हमें पता चला वह अपनी बहन के साथ और किसी एक पेशेंट के साथ वहां से अमेरिका के लिए निकल गई क्योंकि वह पेशेंट कोमा में था। तो उसे अमेरिका के ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया और उसके साथ साथ दोनों बहनें भी चली गईं। इतना कहकर संग्राम चुप हो गया। आर्यन ने दूसरी तरफ से कुछ नहीं कहा और फोन कट कर दिया। जब उसने संग्राम के मुंह से मीरा की अमेरिका जाने की बात सुनी तो उसे ऐसा लग रहा था उसके शरीर में से किसी ने आत्मा निकाल ली है और उसके शरीर से आत्मा निकलती है। आर्यन अपने दिल में कुछ खालीपन भी महसूस कर रहा था। वहीं आर्यन अपने आप से कहा, आपके जाने से हमें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? हम ही चाहते थे आप हमसे दूर चली जाएं और आप दूर चली गई, पर हमारे दिल में इतना खालीपन क्यों महसूस हो रहा है? इधर आर्यन को लग रहा था कि मीरा इंडिया छोड़कर चली गई है, पर आर्यन को कानों कान खबर नहीं थी कि मीरा राजस्थान में है और कुछ दिनों में ऐसा धमाका करने वाली है जिससे आर्यन की जिंदगी में सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। वहीं जोधपुर सुबह का वक्त, जोधपुर का महल महल के हॉल के अंदर 3 लोग बैठे हुए थे। वो लोग आपस में बात कर रहे थे। उन उसमें से एक आदमी ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी के आर्यन सिंह से शादी हो रही है और वो पूरे राजस्थान पर राज करने वाली है। यह आदमी और कोई नहीं, शैतान सिंह था। और उसने आगे कहा, यह जोधपुर की सियासत और इनकी कमान हमारे बेटे के हाथ में होगी। इतना कहकर वो एक जहरीली हंसी हंसने लगा। तभी उसके सामने उसकी ही उम्र की एक महिला थी। उसने शैतान सिंह से कहा, भाई साहब, तुम मेरा हिस्सा तो नहीं भूलना, क्योंकि अगर तुम्हारा हिस्सा भूल गया तो थारे को बर्बाद करने में कोनो कसर नहीं छोड़ूंगी। हम हमारे सगे भाई के ना हुई तो थारी के होगी? तभी शैतान ने उस महिला से कहा, अरे शारदा, थोड़ा सब्र रखो। जो तुमने मेरे ऊपर 7 साल पहले जो एहसान किया था उस एहसान का बदला मैं तुम्हें चुका दूंगा और तुम्हारे को सगा भाई समझ, सौतेला भाई को ही ना समझ। तभी उस महिला ने मतलब शारदा ने कहा, तुम कहा तू सिर्फ म्हारा सिर्फ भाई नाम का रिश्ता है, पर म्हारे को सिर्फ पैसों से प्यार है। और एक बात समझ ले, तू म्हारा कोनो सगा भाई ना से तो तुम मस्का लगाने का काम मत कर। तभी वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसकी उम्र तकरीबन 22 साल होगी। दिखने में वह लड़की एकदम सुंदर थी। उसकी करजी आंखें, गुलाबी होठ और दूध से गोरा बदन, उसके कमर तक लहराते बाल, पर चेहरे पर अहंकारी भाव। उसने बड़े अहंकार से शैतान सिंह से कहा, बाबा साहब, अब मैं राजस्थान की होने वाली हुक्मरानी बनने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं अलवर की महारानी बनूंगी। पर उस लड़की को क्या पता था कि उसके सपने बहुत जल्दी चकनाचूर होने वाले हैं। उसे पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उसकी जिंदगी में मीरा नाम की तूफान दस्तक देने वाला था। तभी शैतान सिंह ने उस लड़की से कहा, हाँ बेटा मालिनी, तुम बनोगी राजस्थान की हुक्मरानी, सॉरी गलत बोल दिया, होने वाली हुक्मरानी और अलवर की महारानी। तभी मुझे भी जोधपुर रियासत पर पूरी तरीके से कंट्रोल करते आएगा। 7 साल पहले जो हमने किया था वह किसी ने सोचा भी ना होगा, पर हमें क्या पता था कि सारी रियासत उन तीनों भाई बहनों के नाम है और वह कागज भी कहीं छुपा दिए हैं, वह भी हमें नहीं पता है। तुम्हारी शादी हो गई तो राजस्थान के राणा साहब मतलब आर्यन के पिताजी वही हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि पूरे राजस्थान की कमान उनके हाथ में है। वह चाहे किस रियासत पर कब्जा कर सकते हैं। पर यह तो बस मामूली पेपर की बातें हैं। कुछ घंटे बाद शाम के 6 बज रहे थे। मीरा आज घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो वह आमेर का किला घूमने आ गई थी। आमेर जयपुर से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर है और मीरा का मन हुआ तो वह आमेर चली आई। आज आमेर में किसी से मिलना भी था। मीरा ने आमेर का किला घूम लिया था और शाम हो गई थी, इसलिए मीरा किले से बाहर आ रही थी। किले से कुछ दूर चलकर वहां पर कुछ लोगों का समूह बैठा हुआ था तो मीरा उनके पास चली गई। वह बैंड ग्रुप था जिसमें ज्यादातर आमेर के ही लोग थे। तभी मीरा उनके पास जाती है और उनसे
उसे एक लड़के का चेहरा जाना पहचाना दिखता है तो मीरा उस चेहरे को बड़ी गौर से देखने लगती है। फिर उस लड़की के पास जाती है, उसके पीठ पर हाथ मारते हुए कहती है, हेलो ज्योति, कैसी हो? जब उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो वह मीरा को कंफ्यूजन भरी नजरों से देखने लगी। तो उस लड़की ने मीरा से कहा, हेलो, कौन हो आप और आप हमें कैसे जानती हो? हमारा नाम मीरा सोलंकी है और आपने हमें यहाँ पर मिलने को बुलाया था। तभी उस लड़की ने यह बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने झट से कहा, राजकुमारी आप? उस लड़की ने इतना ही कहा था तो मीरा ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चुप रहो, सबके सामने हमें राजकुमारी मत बुलाओ। और हमें अब राजकुमारी और हम अब राजकुमारी नहीं हैं तो अब हमें राजकुमारी बुलाना बंद करो। मीरा ने यह बात उसके कान में कही थी। तभी वह लड़की मतलब ज्योति मीरा को एक साइड लेकर जाती है और कहती है, आप कैसी बात कर रही हो? आप राजकुमारी हो और रहोगी, पर आपने हमें बाबा सा से केलवा कर आमिर में क्यों बुलवाया? मीरा ने उसे कहा, आपके पापा ने आपकी सारी बातें बता दी होगी और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ 3 दिन बाद अलवर चलें, हमारी सखी बनकर और हमारे पुराने वफादार आदमियों को लेकर, जिसकी खबर कानो कान शैतान सिंह को ना हो। ज्योति ने मीरा से कहा, आप चिंता मत करो राजकुमारी, हम उस शैतान को कानो कान खबर नहीं होने देंगे कि आप यहाँ पर हैं और हमारे पुराने वफादार आपके साथ हैं। और रही बात अलवर जाने की, तो उसकी तैयारी भी हमने कब की कर ली है। अब सिर्फ आपको अलवर जाकर धमाका करने की ज़रूरत है और वहाँ की हवाओं का रुख बदलने की ज़रूरत है। इतना कहकर ज्योति के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अभी कुछ देर बाद वो लोग उस बैंड ग्रुप के पास आते हैं। उस बैंड ग्रुप का नाम था राजस्थान रॉक स्टार। उस बैंड की लीडर ज्योति की बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए ज्योति वहाँ पर आई थी। मीरा ने ज्योति से कहा, हम गाना बजा सकते हैं? ज्योति ने कहा, बिल्कुल राज को इतना ही कहा था कि उसने नाम बदलते हुए कहा, मीरा। मीरा ने उसे खुद को मीरा बोलने के लिए कहा था। मीरा ने वहाँ पर रखा गिटार उठाया और एक धुन बजाई और गाने लगी, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। मीरा ने जैसे ही गाना शुरू किया, आसपास के सारे लोग मीरा के पास जमा होने लगे और कुछ ही देर में वहाँ पर झुंड बन गया। मीरा जैसे ही गाना गाते जा रही थी, उसके गाने में दर्द साफ झलक रहा था। मीरा ने आगे के बोल गाए, जिंदगी तेरे गम में हमें रिश्ते नए समझाए, जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओहो हैरान हूँ मैं। इस लाइन को गाते हुए मीरा को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसने 7 साल पहले राजस्थान, थोड़ा और गुजरात शिफ्ट हुई थी। तब से कौन कौन सी दिक्कत का सामना करना पड़ा और कैसे राजकोट के राजा ने उसकी मदद की और कैसे आर्य ने उसे जबरदस्ती शादी की। बूंदें बरस जाएगी, कल का क्या पता, इनके लिए आंखें तरस जाएगी। हो वो जाने कब घूम हुआ, कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था कोई था जो इस आवाज को सुनकर बेचैन हो रहा था। उसके सामने बार बार एक ही चेहरा आ रहा था, वह भी मीरा का। वह आदमी और कोई नहीं, आर्यन था। आर्यन आज अपने बिजनेस के चलते मीटिंग के लिए आमेर आया था। घर जाते वक्त इस गाने की आवाज़ सुनी और गाड़ी वही रास्ते पर रोक दी, पर भीड़ जमा होने के कारण उसे उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसे इस गाने की बोल इतनी बेचैन कर रही थी कि उस बेचैनी में जोर से मुक्का कार के दरवाजे को मारा और उसके हाथों से खून निकलने लगा। जैसे ही गाना खत्म हुआ, सब लोगों ने तालियां बजाई। अभी तक भीड़ हटने का नाम नहीं ले रही थी। आर्यन ने जैसे तैसे भीड़ हटाई और आगे बढ़ने को हुआ ही था कि उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगा। उसने कॉल पिक किया और फिर आगे बढ़ने लगा। फिर उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर फ्लैश होने लगा। उसने गुस्से से फ़ोन उठाया और कहा, कौन है जो हमें बार बार परेशान कर रहा है? उधर से मधुर सी आवाज़ आई, हेलो, आप कुंवर आर्यन बोल रहे हैं? आर्यन अपने अपने कान से फ़ोन लगाए वही बात कर रहा था और बोला, आप कौन बोल रही हैं? उधर से एक आवाज़ आई, हम मालिनी बोल रहे हैं, जोधपुर की राजकुमारी। आर्यन ने ये सुना था कि उसका खून खौलने लगा और उसने मालिनी से गुस्से में कहा, फ़ोन रखिए, हम बिजी हैं। इतना कहकर आर्यन ने फ़ोन रख दिया और फिर से आगे बढ़ने लगा, पर उसे जैसे देखा वहाँ पर कोई कोई नहीं था। मीरा जा चुकी थी। ज्योति के साथ वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसे गिटार पर पकड़ा और उधर
दूसरा गाना गुनगुना रही थी। आर्यन के मन में अभी भी बेचैनी चल रही थी। उसने मन में कहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमारे आसपास ही हो, पर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप तो हमेशा के लिए अमेरिका चल गई हो। तो यह क्या भ्रम है, मेरा भ्रम था या सही में आप यहाँ हो। इतना कहकर आर्यन अपनी कार की तरफ होने लगा। रात का समय, जोधपुर महल के अंधेरे कमरे में एक औरत की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह औरत यह शब्द बार बार दोहरा रही थी, वह भी जोर जोर से, वह आएगी, वह जरूर आएगी, अपनी पिता का मौत का बदला लेने जरूर आओगी और इस रियासत को उसका असली उत्तराधिकारी देगी। इतना कहकर वह पागलों जैसी हंसने लगी। वह महिला दिखने में सुंदर थी, पर उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर थोड़ा मैला हुआ था और उसके शरीर पर अनगिनत घाव, जिसकी रोज उसे कोई चाबुक से मारता था। उसकी ऐसी हालत देखकर लग रहा था किसी ने उसे सालों से यहाँ पर कैद करके रखा है। तभी उसके सामने 3 लोग खड़े हुए थे। उसमें से एक शैतान सिंह, उसकी सौतेली बहन शारदा और शैतान सिंह की बेटी मालिनी। शैतान सिंह ने उस महिला से कहा, अरे पागल हो गई है, अरे तेरे परिवार को मैंने उसी दिन मार दिया था, अब कोई नहीं आएगा यहाँ पर, और जल्दी से बता वह कागजात कहाँ है। तभी उस औरत ने पागलों जैसे हंसते हुए कहा, हा हा हा, तुझे तो कागजात भी नहीं मिलेगी, और वो कागजात मुझे भी नहीं पता कहाँ रखे हुए हैं। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो शैतान सिंह, तुम कितने भी चालो चल लो, पर तुम उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तभी उस महिला के गाल पर एक जोर से चांटे की आवाज आती है, जो कि मालिनी ने उस महिला को मारा था, जिसकी वजह से उस महिला का मुंह एक तरफ हो गया और उसके होठों से खून रिसने लगा। मालिनी ने उस महिला से कहा, बता बुढ़िया, कागजात कहाँ है, वरना 7 साल पहले जो मेरे बाबा ने तेरे परिवार को मार कर किया, अब वह मैं तेरे साथ भी कर सकती हूँ। उस महिला ने कहा, बहुत बहुत जल्द तुम लोगों का विनाश आने वाला है। तुमने मुझे मारा है और वह तुम्हें जिंदा रहने के लायक भी नहीं छोड़ी थी। वह आएगी तूफान बनकर और तुम सबको उसमें बाहर ले जाएगी। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगी। शारदा के हाथ में चाबुक था। उसने उस चाबुक से उस महिला पर बेदर्दी से वार किया और उस महिला के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, जिसकी वजह से वह महिला दर्द से तड़पने लगी, पर फिर भी उसने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिया। शारदा ने उस महिला से कहा, भाभी सा, थारे में अकड़ से ना, उसमें अभी निकालती हूँ। इतना कहकर उसने फिर से चाबुक से उस महिला पर वार किया और उससे बड़ी बेरहमी से उस चाबुक से मारने लगी। बता कहाँ रखी हो पेपर, वरना तुझे आज इस चाबुक से मार डालूंगी। वह महिला चीखती रही, चिल्लाती रही। शारदा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था शारदा के शरीर में हैवान घुस गया हो और आज वह इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी उस महिला ने दर्द भरी आवाज में कहा, शारदा, यह जो तुमने मुझे मारा है ना, इसका बदला मेरी बेटी जरूर लेनी आएगी। तो तुम्हें क्या लगता है वह मर गई है? नहीं, वह मरी नहीं है, वह जिंदा है और जरूर आएगी अपने माता पिता का बदला लेने। तुम राक्षसों से अपनी रियासत बचाएगी और उसे सही उत्तराधिकारी देगी। तुम्हें क्या लगता है यह रियासत में ऐसे ही मिल जाएगी? शैतान सिंह, उसने शैतान सिंह की तरफ देखते हुए कहा। शैतान सिंह ने उस औरत की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दिया और कहा, मारी भोली बाली भाभी सा, तुम्हें क्या लगता है यह रियासत तुम बचा पाओगी? अरे परसों प्यारी बेटी की सगाई से, वह भी राजस्थान के राणा के बेटे के साथ। आपको पता है राणा शाह के पास कितना पावर होती है, वह किसी भी रियासत को छीन सकते हैं या उसे उसका उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। तो सिर्फ मारे को वह कागज भी दे या वास्ते कि थारी सारी प्रॉपर्टी, मतलब पूरा रावण एम्पायर मारे नाम हो जाए। अब तो हमारे पास सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी है, पर वह भी 1 महीने बाद खत्म होने वाली है। से मारे को कागज जल्दी से मिल जाना चाहिए। इतना कहकर वह भी वहां से जाने लगा और उसके पीछे पीछे शारदा और मालिनी। शारदा ने उस महिला के चेहरे पर थूक दिया और वहां से चली गई। वह महिला ने अपने चेहरे का थूक साफ करते हुए कहा, हे भगवान, इन दरिंदों को ऐसी मौत देना कि इन्हें पानी भी नसीब ना हो। इन्होंने हमारे पति को बड़ी बेदर्दी से मारा है, इनकी मौत भी बड़ी दर्दनाक होनी चाहिए। वह औरत की आंखों से आंसू बहने लगी और फिर से भगवान को पुकारने लगी। वहीं दूसरी तरफ रात के 10 बज रहे थे और मीरा जयपुर में अपनी हवेली में आ गई थी। वह एक कमरे में बैठी हुई थी। वहां पर 10 से भी अधिक लोग थे जिन्हें मीरा ने बुलाया था। मीरा ने उन सबको संबोधित करते हुए कहा, खड़ी खंबा, आप सबने
सब आदमियों ने भी कहा, खंबा खड़ी, आपने राजकुमारी। मीरा ने फिर सबसे कहा, आप सब यहाँ आए इसके वास्ते आप सबका धन्यवाद। आप सबको यहाँ बुलाने का कारण आप सबको पता चल चुका होगा, राजावत जी ने आप सबको बता दिया होगा। फिर सबने कहा, हाँ राजकुमारी, हमें यहाँ आने का कारण राजावत जी ने बता दिया है और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चिंता ना करो, हम सब आपके साथ हैं और हमारे भी कुछ लोग आपके साथ अलवर जावेंगे। आप कौनो चिंता मत करो। यह आदमी और कोई नहीं, मीरा के पिता का सबसे वफादार आदमी थे। यह आदमी जोधपुर के आजू बाजू बसे गांव के सरपंच और पॉलिटिशियन थे। तभी उन आदमियों में एक आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल होगी, वह आदमी मीरा से कहता है, राजकुमारी आप चिंता ना करो, हम सब आपके साथ हैं। और तो और हम कोई आम आदमी नहीं है, हम पुरखों से जोधपुर की राजगद्दी की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए आज तक शैतान सिंह उस गद्दी पर नहीं बैठ पाया और आगे भी हम उसके बेटे को भी उस गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। मीरा उन सबको शुक्रिया कहती है। आज मीरा को लग रहा था कि वह सही मायने में इनकी राजकुमारी बन सकती है और इस रियासत को आगे बढ़ा सकती है, तब तक के लिए जब तक के लिए उसका भाई सही सलामत ठीक ना हो जाता है। इतना कहकर सब लोग जाने की इजाज़त मांगते हैं। मीरा भी उन्हें जाने की इजाज़त दे देती है। तो दोस्तों, आगे अब इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिए, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी ये कहानी भी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना और साथ में कमेंट भी ढेर सारा ज़रूर करना और इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।